हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम की हिंदी। हिंदी है सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फोर्थ के लिए। हिंदी गद्य, उद्भव और विकास। देखिए ये जेनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है और हो सकता है आपके पास हिंदी का हो या हिंदी खा हो, दोनों में से कोई भी हिंदी है। तो अगर यूनिट फर्स्ट की हम बात करें तो दोनों ही का और खा दोनों हिंदी में। यूनिट फर्स्ट जो है वो सेम है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए बनाई है मैंने वीडियो, और आप इसे ध्यान से देखें। और इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसमें आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूजर नेम है। देखिए इस यूनिट फर्स्ट में हमको क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट जो है इसमें हम हिंदी के गद्य रूपों को पढ़ेंगे। गद्य रूप में क्या क्या आ जाते हैं? गद्य में आ जाती है हमारी कहानी, हमारा रेखा चित्र, संस्मरण, ठीक है, निबंध, एकांकी, व्यंग, आलोचना, उपन्यास, ये सब हिंदी के गद्य के रूप होते हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको हम 4 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। एक तो है हमारा सबसे प्रारंभिक काल जिसको आदिकाल कहा जाता है, उसके बाद भक्ति काल, फिर रीतिकाल और लास्ट में आता है आधुनिक काल। ये जो हमारा चैप्टर है ना जिसमें हम गद्य की विधाओं को पढ़ेंगे, ये आधुनिक काल में आई हुई चीज़ें हैं, यानी कि हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये पूरा क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए और आगे के चैप्टरों में भी इनका यूज़ होता है, इसलिए मैं आपको शुरू से ही बता के चल रहा हूँ। अब बात करते हैं आधुनिक काल को समझते हैं। देखिए आधुनिक काल जो है ना, ये नव जागरण का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय में क्या हुआ था, जो पूर्वी और पश्चिमी विचारधारा थी इनके बीच में संघर्ष चल रहा था। अब पश्चिमी विचारधारा आप समझिए कौन सी है। पश्चिमी विचारधारा में आ जाता है यूरोप के देश, यानी जो अंग्रेज वगैरह हैं ये सब आ जाते हैं। अमेरिका भी मान लीजिए आप, अमेरिका, यूएसए वगैरह, ये सब पश्चिमी विचारधारा है। और पूर्वी विचारधारा में हमारे जैसे देश आ जाते हैं। इनके बीच में कहीं ना कहीं विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा था। इस समय कुछ लोग पश्चिमी प्रवाह में बह गए। क्या था कि ज़्यादातर कई सारे ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे थे, आकर्षित हो रहे थे किसकी तरफ, पश्चिमी चीज़ों की तरफ। तो वो पश्चिमी प्रवाह में बह गए। और कुछ लोग ऐसे थे जो रूढ़िवादी बने रहे, यानी कि जो अपनी पुरानी प्राचीन जो उनकी परंपरा चली आ रही थी, जिस चीज़ को वो मानते थे वो उसी पे टिके रहे। इसी काल में क्या था कि राष्ट्रीयता की भावना भी पनपी, स्वतंत्रता के विचार भी अंकुरित हुए। देखिए जब मैं आधुनिक काल की बात करता हूँ तो ये शुरू हो जाता है 1850 से। अब आप सोचिए 1850 में क्या था। आपको याद आएगा 1850 में तो हमारा देश गुलाम था। किसका गुलाम था भाई? हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, ये भी आपको पता है। ठीक है, 1850 से आपको 1857 की क्रांति भी याद आएगी, क्योंकि ये इसके आसपास की बात है। तो यानी कि ये जो समय था ना, ये वो समय था जब देश जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, देश प्रेम की भावना पनप रही थी। लोग स्वतंत्रता के लोगों के मन में स्वतंत्रता के विचार अंकुरित हो रहे थे, क्योंकि लोग क्या चाहते थे कि अंग्रेजों से हमारा जो पीछा है वो छूट जाए, हम अंग्रेजों की ये जो गुलामी है इससे आज़ाद हो जाए। तो इस समय में जो साहित्य रचा जा रहा था, जो भी लिटरेचर, चाहे वो आपका निबंध के रूप में हो, चाहे कहानी के रूप में हो, चाहे कोई आर्ट उपन्यास हो, सारी की सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं देशभक्ति, देश प्रेम, ठीक है, ये सब देखने को मिलती थी। और इस प्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए गद्य विधा की आवश्यकता महसूस होने लगी थी, कि लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते थे, जो राइटर थे, जो लेखक थे। तो कहीं ना कहीं गद्य विधा की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि गद्य का जन्म हो जाता है। ठीक है, और गद्य की विभिन्न जो विधा होती है, विधा मतलब गद्य के कई सारे रूप होते हैं। ठीक है, एक तरीके मान लो आप, उसका उद्भव और विकास जो है वो इसी काल में हुआ था। अब देखिए गद्य की विधाएं कौन कौन सी होती है ये समझिए। कहानी जो है ये भी गद्य का एक विधा है। निबंध को भी हम गद्य की विधा मानेंगे। ठीक है, एकांकी हो गया, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, व्यंग हो गया, उपन्यास हो जाता है, आलोचना हो जाती है। ये सब क्या है? गद्य की विधा है। यानी कि गद्य में अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। हम कहानी के जरिए अपने विचारों को, अपने संदेश को किसी तक पहुंचा सकते हैं, या निबंध के जरिए हम अपने विचारों को कहीं तक पहुंचा सकते हैं। एकांकी हो गया, रेखा चित्र हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये गद्य की विधाएं हैं। अब इतनी सारी विधाएं हैं गद्य की और आपके सिलेबस में भी हैं ये, लेकिन इसमें से 2 जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना है। अगर आप केवल कहानी और केवल निबंध को पढ़ के जाओगे ना तो आपका क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना
वो कैसा आता है, उसमें या तो आपसे कहानी का विकास पूछ लेंगे या निबंध का विकास पूछ लेंगे। इसके अलावा एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, व्यंग वगैरह ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है। आपका 100% क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, कहानी और निबंध से। तो इसलिए कहानी और निबंध को मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अब बात करते हैं हिंदी जो गद्य है उसकी पृष्ठभूमि, थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में जाके देखते हैं, क्योंकि पेपर में आपको बड़ा लिखना होगा। तो देखिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है 1850 ईस्वी के लगभग से शुरू होता है, और विश्व साहित्य और संस्कृति में पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा था। राजनीतिक विचारधारा की बात करें, ये बदल रही थी। क्या था कि दुनिया भर में जो पश्चिमी साहित्य है, पश्चिमी जो लिटरेचर है, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बहुत बढ़ रहा था। राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन आ रहा था, लोग विज्ञान को समझने लगे थे, और साइंस जो थी वो बहुत उन्नति कर रही थी। नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा था, मशीनें जो है उसका इस्तेमाल हम अपने आम जीवन में करने लगे थे। तो मशीन का जब उपयोग होने लगा था, तो उसके बाद जो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी परिवर्तन हो रहा था, उसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे थे। हमारी जो पुरानी मान्यताएं थी, जो पुरानी परंपरा, जो हमारी पूरी जो रूढ़ियाँ वगैरह होती थी, ठीक है, वो सब छोड़कर हम भी स्वतंत्र चिंतन की ओर आगे जा रहे थे। कहीं ना कहीं स्वतंत्र चिंतन को हम भी अपना रहे थे। तो ये तो हो गया इसका कुछ बैकग्राउंड। अब बात करते हैं हिंदी कहानी की परिभाषा। देखिए, अगर कहानी पे टॉपिक आता है ना, कहानी टॉपिक में मतलब कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको क्या करना है, दो कम से कम परिभाषा लिख के आना है। ठीक है, कम से कम 2 परिभाषा जरूर लिखना है पेपर में, इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो बात कर लेते हैं परिभाषा की। तो देखिए, एक अमेरिकी लेखक है जिनका नाम है एडगर एलन। ये क्या बोलते हैं, इसको समझिए। ये कहते हैं कि छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान होती है जो इतनी छोटी होती है कि एक बैठक में इसको पढ़ा जा सकता है। यानी कि इनका कहने का मतलब है, कहानी जो होती है एक छोटा रूप होती है, और इतनी छोटी होती है कि हम कहीं बैठे हुए हैं तो आराम से उसको 20 मिनट 30 मिनट में एक कहानी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो ये जो कहानी होती है वो इस तरीके से लिखी जाती है कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, जैसे मान लो हम कहानी को पढ़ने वाले हैं तो हम पाठक हो गए, तो हमारे ऊपर केवल एक ही प्रभाव पड़े। ठीक है, एक ही प्रभाव को उत्पन्न करने के उद्देश्य से कहानी लिखी जाती है। उपन्यास वगैरह जो होता है वो बहुत बड़ा रूप होता है, उसके समग्र प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन कहानी जो होती है वो टारगेटेड होती है किसी एक चीज़ पे। अब बात करते हैं, इस परिभाषा में 2 चीज़ें हमें समझ में आती है, यानी कहानी के हमको 2 लक्षण समझ में आते हैं। क्या? एक तो कहानी जो होती है वो हमेशा संक्षिप्त होनी चाहिए। कहानी संक्षिप्त होगी, शॉर्ट में होगी तो ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा लोग उसको पढ़ेंगे, ज़्यादा समझेंगे। दूसरा क्या है कि कहानी प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। ये तो एक परिभाषा थी। अब दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं। एक एच.वी. वेल्स नाम के विद्वान हुए, वो कहते हैं कि कहानी एक गद्य कथा है जो 20 मिनट में पढ़ी जा सकती है। कहानी को समय सीमा में बांधना व्यवहारिक नहीं है। इनका भी कहने का मतलब यह है कि कहानी एक गद्य की ऐसी विधा होती है जिसको कम समय में हम पढ़ सकते हैं। दूसरे हैं विद्वान अल्बाइट। अल्बाइट क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कहानी वहीं समाप्त हो जानी चाहिए जहाँ पे उसको आगे पढ़ने में कोई विशेष कारण ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रेमचंद की भी परिभाषा बता देता हूँ। प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कहानी के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि कहानी एक ऐसी रचना होती है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि किसी के बचपन की कहानी है, तो उसमें उसके बचपन की ही सारी बातें मिलेगी, यानी उसमें उसका जो चाइल्डहुड होगा, जो उसका बचपना होगा, उसके बारे में ही मिलेगा। मान लो किसी की जवानी काल की कहानी है, तो उसके जवानी के समय में जो चीज़ें होती है उसके ही बारे में आपको पता लगेगा। यानी कहानी जो होती है वो टारगेटेड होती है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेके। ठीक है, एक ही पक्ष को लेकर वो हमको एक्सप्लेन करती है, और कहानी से हमें क्या होता है, बहुत डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और इसके चरित्र, उसकी शैली और उसका कथा विन्यास जो है सब में एक भाव को ही पुष्ट करते हैं, ऐसा मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको 4 परिभाषाएं बताई है, लेकिन पेपर में आपको 2 परिभाषा भी आप लिख देते हो तो बहुत है, लेकिन अगर आपको 2 से ज़्यादा आती है तो आप लिख सकते हो, लेकिन 2 इनफ है। तो 2 परिभाषा जरूर लिखनी है। जिस पैटर्न पे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, इसी पैटर्न पे आपको एग्जाम में लिखना है। अब बात करते हैं कि हमने कहानी की परिभाषा पढ़ी, कहानी की परिभाषा को हमने समझा। अब इस परिभाषा के आधार पर हम कहानी के लक्षण को समझते हैं। ठीक है, तो कहानी के लक्षण को देखते हैं। देखिए, कहानी के लक्षण की अगर हम बात करें तो कहानी में 3 चीज़ें जरूर होनी चाहिए। एक तो कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट में होनी चाहिए, ताकि कम समय में कहानी को आराम से पढ़ा जा सके और समझा जा सके। ये क्लियर है आपको? दूसरा क्या है, कहानी में नाटकीय कुतूहल होना चाहिए, यानी कि एक सस्पेंस टाइप का हो या कुछ बेहतरीन हो। ठीक है,
रोचक हो, इस तरीके की कहानी होनी चाहिए, एक नाटकीय मतलब कुतूहल होना चाहिए। फिर क्या है कि कहानी प्रभावशाली हो, यानी कि लेखक ने कहानी को जिस उद्देश्य के साथ लिखा है, अगर वो उद्देश्य उसका पूर्ण हो रहा है तो कहानी अपने आप में क्या होती है, सफल मानी जाती है, यानी उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। जो अगर कहानी से जो संदेश देना चाह रहा है लेखक, अगर वो संदेश पाठक तक पहुंच रहा है तो कहानी को प्रभावशाली कहेंगे। लेकिन अगर मान लो कहानी का संदेश नहीं पहुंच पा रहा है तो वो प्रभावशाली नहीं होगी। तो ये तीन चीज कहानी में होनी चाहिए, कहानी के लक्षण। इसके बाद देखते हैं कहानी का विकास देखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने कहानी का एक इंट्रो पढ़ा यानी कि परिचय पढ़ा, ठीक है, कहानी की हमने परिभाषा पढ़ी, कहानी के हमने लक्षण पढ़े। अब हम कहानी का विकास पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट अगर आप पेपर में लिखोगे तो आपके पूरे नंबर आपको मिलने के चांस है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप वैसे पढ़ोगे ना जैसे आपके एसओएल की किताब में दे रखा है, अगर आप उस तरीके से लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कट पिट के नंबर मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाई है मैंने कहीं कई जगह से मतलब कंटेंट लेके बनाए। आपके एसओएल की बुक को भी यूज़ करा है, मैंने एमए हिंदी कर रखी है तो मैंने अपने एमए हिंदी की जो बुक्स हैं उसमें से भी कंटेंट दिया है। इसके अलावा अदर जो बुक्स है कई सारी किताबों से मिला के बनाया आपके लिए टॉपिक। अब बात करते हैं हिंदी कहानी के विकास की। देखिए, हिंदी गद्य विधाओं में कहानी जो है वो सबसे सशक्त विधा बन के उभरी है। देखिए, गद्य की कई सारी विधाएं जिसमें कहानी है, नाटक है, ठीक है, आपका उपन्यास आ जाता है, संस्मरण आ जाता है, रेखा चित्र आ जाता है, व्यंग आ जाता है, आलोचना आ जाता है। ये सब कहानी की क्या गद्य की क्या है, विधा है। लेकिन इन सब में जो सबसे प्रसिद्ध है वो है कहानी। कहानी सबसे ज़्यादा सशक्त मानी जाती है, मजबूत विधा मानी जाती है। आज के समय अगर हम देखें तो जितनी मतलब कहानी के पाठक है ना, यानी कि जितनी ऑडियंस है कहानी के लिए, उतनी किसी भी विधा में नहीं है। लोग इतना निबंध को पसंद नहीं करते, लोग इतना उपन्यास को पसंद नहीं करते जितना कहानी को पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा कहानी को ही लोग पढ़ा करते हैं, ठीक है। पिछले 90 वर्षों में अगर हम देखें तो हिंदी कहानी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से उसने प्रगति करी है, बहुत ही तेज़ी से। फिर क्या है कि हिंदी कहानी का विकास यात्रा का प्रारंभ जो है वो 1900 से शुरू हुआ था, और 1900 के आसपास से माना जाता है कि 1900 से कहानी आनी शुरू हुई थी। यहाँ पे हिंदी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 1900 से पहले कहानी नहीं लिखी जाती थी, कहानी लिखी जाती थी, हिंदी में भी लिखी गई है, लेकिन उनके अंदर कहानी के तत्व नहीं मिले, इसलिए उसको कहानी की कैटेगरी में नहीं रखा। या अंग्रेजी भाषा में पहले से लिखी जाती थी लेकिन वो अंग्रेजी में है तो इसलिए उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम हिंदी कहानी की बात कर रहे हैं, तो हिंदी कहानी 1900 के आसपास से मानी जाती है, ठीक है। इससे पहले हिंदी में कहानी जैसी कोई विधा का सूत्रपात नहीं हो पाया था। तो ये अब कहानी के विकास को थोड़ा समझते हैं। देखिए, आपकी जो एसओएल की किताब है उसमें इसको 3 कैटेगरी में बांट के बताया कि कहानी का विकास जो है वो 3 चरणों में हुआ है। जैसे सबसे पहले आप प्रारंभिक युग की बात करें तो इसको अनुवाद युग कहते हैं। अनुवाद युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो भी कहानी थी वो बाहर की, जैसे अंग्रेजी भाषा की कहानी होती थी, उसका अनुवाद करके यानी ट्रांसलेशन करके हिंदी में आ जाती थी। तो वो मौलिक कहानी थोड़ी कहा जाएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी कहानी पहले से है। अब आप ये सोचो कि साउथ में कोई मूवी बनी है, उसको हम डब करके हिंदी में बना देते हैं, तो वो ओरिजिनल मूवी थोड़ी होगी। ओरिजिनल मूवी तो साउथ की होगी ना, जिस लैंग्वेज में वो बनी होगी। तो ऐसे ही कहानी, अगर कोई कहानी अंग्रेजी में लिखी गई है तो वो अंग्रेजी की कहानी मानी जाएगी। उसको बेशक से आप हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में ले आओ, लेकिन ओरिजिनल जो मौलिक कहानी है वो अंग्रेजी में ही मानी जाएगी। तो ये जो प्रारंभिक युग था ये अनुवाद युग था, ठीक है। इसमें क्या होता था, ट्रांसलेशन होती थी। इसके बाद है प्रसाद युग और प्रेमचंद युग, इसको हम देखेंगे। इसके बाद है वर्तमान युग जिसमें 3 पीढ़ियां आ जाती हैं। तो इस तरीके से आपके एसओएल की बुक में कैटेगरी में बांटा हुआ है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, आपको उस तरीके से करना है, ठीक है। ये भी तरीका ठीक है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप पेपर में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं हिंदी की प्रथम कहानी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, आप भी सोचोगे कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। अगर मैं आपसे अब बोलूँ ना कि बताओ मुझे हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसको पहली कहानी माना जाता है। देखिए, जैसे कि रानी केतकी की कहानी जो है ये इंसा अल्लाह खान ने लिखी थी। इसके बाद राजा भोज का सपना कहानी जो थी शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखी थी। फिर इंदुमती आई जो किशोरी लाल के द्वारा लिखी गई थी। दुलाई वाली को बंग महिला ने लिखी थी। एक टोकरी भर मिट्टी को माधव राय सप्रे ने लिखी थी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल ने लिखी थी। ये सारी पहली कहानी मानी जाती है। अब आप सोचोगे कि पहली कहानी तो कोई एक हो सकती है, ये सारी कैसे मानी जा सकती है? देखिए, अलग अलग विद्वानों ने इनको अलग अलग तरीके से लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि रानी केतकी की कहानी जो है वो पहली कहानी है, तो कुछ ने राजा भोज का सपना माना है, तो कुछ ने इनको कहानी पहली नहीं माना है। कुछ इंदुमती को पहली बताते हैं तो कुछ दुलाई वाली को पहली बताते हैं। तो यहाँ पे विद्वानों के विचारों में मतभेद है, ठीक है। देखो, शुरू की जो 2 कहानी है ये आई तो पहले थी, मैं 1900 की बात कर रहा था ना, 1900 से पहले ही आ रखी हैं, लेकिन इनके अंदर ना कला के तत्व विद्वान नहीं थे, इसलिए इनको कहानी की कैटेगरी में नहीं रख रखा। ये अलग ही तरीके की कहानियां हैं, इसलिए इसको कहानी नहीं माना जाता। इसके बाद इंदुमती को कहानी मानते हैं, लेकिन इसको भी कुछ विद्वान कहानी पहली कहानी नहीं मानते हैं। दुलाई वाली को कुछ विद्वान पहली कहानी मानते हैं, तो कुछ 11 वर्ष का समय इसको मानते हैं। तो विवाद है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
इसके बाद देखो 3 कैटेगरी में आपकी सोल की बुक ने बांटा हुआ था, लेकिन मैं आपको उससे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। हिंदी कहानी में अगर हम विकास की बात करते हैं तो देखो, मान लीजिए हम अगर प्रेमचंद्र जी को केंद्र बिंदु मान ले तो उसको 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या होगा, मान लीजिए प्रेमचंद है, ठीक है। प्रेमचंद से पहले की कहानी, यानी जब प्रेमचंद नहीं लिखते थे उनसे पहले के जो राइटर हुए हैं उन सब की कहानी जो है, जैसे कि मेनली 1800 से लेके 1916 तक। 1800 में इसमें आपका भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ये सब आ जाएगा, ये वाली कहानी। इसके बाद दूसरा काल आ जाता है जो प्रेमचंद युग की कहानी, यानी जब प्रेमचंद लिखा करते थे, जिसमें जयशंकर प्रसाद लिखा करते थे, एक ये वाला समय आ जाता है। फिर इसके बाद भी एक समय आता है प्रेमचंद के बाद, यानी जब प्रेमचंद ने लिखना बंद कर दिया या वो नहीं रहे तो उनके बाद के जो राइटर आए उनकी कहानी जो 1936 से 1950 तक की है। फिर उसके बाद है नई कहानी जो 1950 से लेके अब तक चली आ रही है। तो उसको 4 कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। ये ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जैसा सोल ने बांटा हुआ है वो भी इसी में आ जाएगा, सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रेमचंद के पहले की कहानी। देखिए, अगर हम प्रेमचंद के समय की बात करें ना तो उस समय में कहानी का लेवल जो था बहुत हाई था, लेकिन प्रेमचंद से पहले जो कहानी लिखी जाती थी तो ये पहला चरण था। इसमें कहानी अपनी बाल्यावस्था में थी। बाल्यावस्था मतलब कहानी का बचपन था, यानी कहानी की शुरुआत हो रही थी। बहुत सारे राइटर आए, उन्होंने कहानी लिखी, कहानियों में बहुत गलतियां भी हुई, कहानियों की जो कथा विन्यास था वो उतना अच्छा नहीं था, कहानी अपने चरम पे नहीं थी, ठीक है, मैच्योरिटी नहीं थी कहानी के अंदर। लेकिन प्रेमचंद के आगमन से पहले हिंदी कहानी का कोई खास मतलब सशक्त रूप उभर कर नहीं आया था। एक गुलेरी जी ऐसे राइटर रहे हैं जिन्होंने कहानी बहुत ज़बरदस्त लिखी है, ठीक है। प्रेमचंद से पहले एकमात्र गुलेरी जी ऐसे राइटर थे जिन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी थी, और इनसे पहले जो भी कहानी लिखी गई है वो अपने मैच्योरिटी में नहीं थी, बाल्यपन में थी। ये आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा और आगे जाके। देखिए 1900 के अगर हम बात करें तो 1900 के बाद से ही कहानी जो है उसका विकास देखने को मिलता है, ठीक है। और उसने कहा था जो कहानी है इसको मतलब एक महत्वपूर्ण स्टेप माना जाता है कि इस कहानी के बाद से जो कहानी आई हैं उनको थोड़ा अच्छी कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद ये तो थी प्रेमचंद से पहले की कहानी। अब प्रेमचंद के युग की कहानी देखते हैं, यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। तो देखिए, हिंदी युग में युग प्रवर्तक कहानीकार जो है वो प्रेमचंद को माना जाता है। ये उर्दू भाषा में लिखा करते थे। उर्दू में ये किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। इनकी जो भी कहानी आती थी उसमें इनका नाम नवाब राय होता था। इनका एक कहानी संग्रह था। कहानी संग्रह का मतलब क्या होता है? कलेक्शन होता है। उस कलेक्शन में एक एल्बम मान लीजिए, उसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो वो सोजे वतन के नाम से ये लिखा करते थे प्रेमचंद। इसमें कुछ देशभक्ति वाली चीज़ें होती थी जिसकी वजह से अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए बैन भी कर दी थी इनकी कहानियों को, ठीक है। तो उर्दू में लिखा करते थे ये, लेकिन बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने उर्दू छोड़कर हिंदी में लिखना शुरू करा। और हिंदी में किस नाम से लिखते थे ये? प्रेमचंद के नाम से। प्रेमचंद के नाम से लिखा इन्होंने, और इनका कथा साहित्य जो है अमर हो गया। आज भी इनको कलम का मुंशी कहा जाता है, ठीक है। और प्रेमचंद ने 300 के करीब कहानी लिखी और इनकी कहानी जो है बहुत फेमस कहानियां हैं। इनके प्रारंभिक कहानियों में अगर देखें तो आदर्शवाद दिखाई देता था। बाद की कहानी में देखें तो जीवन का यथार्थ चित्रण, जीवन की जो वास्तविकता, सच्चाई, जो जीवन में जो दुख होते हैं वो दिखता है। फिर इन्होंने और आगे बढ़ा और लिखना शुरू करा तो इन्होंने शोषण के विरुद्ध, यानी अंग्रेजों का शोषण या जो साहूकार है उनके शोषण पे लिखा, जैसे सवा सेर गेहूं वगैरह हो जाती है इनकी कहानियां हैं। तो इस तरीके से उन्होंने शोषण के विरोध में भी कहानियां लिखी, ठीक है। अब प्रेमचंद की देखो, वैसे तो इनकी 300 कहानी है, लेकिन कुछ मेन कहानियों की बात करें तो ये आ जाती है, जैसे पंच परमेश्वर हो जाती है, कफन हो गया, ईदगाह हो गया, नशा, पूस की रात, सवा सेर गेहूं, बूढ़ी काकी, आत्माराम, लॉटरी, ये इनकी कुछ फेमस कहानियां हैं। अब प्रसाद की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद। देखिए जयशंकर प्रसाद जो है ये प्रेमचंद के समय के ही जो लेखक रहे हैं। ये प्रेमचंद के युग के एक प्रतिभाशाली कलाकार हैं। इनकी 5 कहानी संग्रह थे, जैसे छाया हो गई, प्रतिध्वनि हो गई, आकाशदीप हो जाती है, आंधी हो जाती है और इंद्रजाल हो जाती है, ठीक है। ये इनकी कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह बोले तो वही जो मैंने आपको बताया कि एल्बम होती है जिसके अंदर बहुत सारी कहानियां होती हैं, कहानियों का संग्रह होता है, ठीक है। इनकी कहानियों में अनुभूति की तीव्रता देखने को मिलती है, काव्यात्मकता कहीं ना कहीं है। तो कहानी गद्य विधा, लेकिन इनमें काव्य की विशेषता भी देखने को मिलेगा। इनकी कहानियों में प्रेम का चित्रण भी मिलेगा, नायक नायिका भी मिलेंगे, ठीक है। प्रकृति का निरूपण भी मिलेगा, कल्पना बहुत इनकी कहानियों में आपको देखने को मिलेगी, और ऐतिहासिक देश काल, वातावरण, इसके बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है। इनकी कहानी में आपको प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, और बिल्कुल निश्चल प्रेम दिखेगा, निश्चल बलिदान दिखेगा। इस तरीके की इनकी कहानियाँ थी। तो अगर देखें हम, जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत फेमस थी, तो इसी तरीके से प्रसाद जी की कहानी भी बहुत फेमस थी, और ये उन्हीं के काल के
रहे हैं। ठीक है, अब इनकी अगर महत्वपूर्ण कहानियों की बात करें तो पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवव्रत, बेड़ी, प्रतिध्वनि, आंधी, सालवती, और आंधी तो इनकी बहुत फेमस कहानी है। ठीक है, ये इनकी फेमस कहानियां हैं। अब तो हमने बात कर ली प्रेमचंद के समय की। अब प्रेमचंद जब नहीं रहे, उनके बाद के जो राइटर आए उनके बारे में देखते हैं। तो 1936 से लेकर 1950 तक की जो कहानी थी, उसको कथा जगत में प्रेमचंद के बाद की, प्रेमचंद उत्तर यानी उनके बाद की कहानी के काल के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कहानी जो थी एक नई दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई। ठीक है, मतलब कहानी किसी एक नई दिशा की ओर अग्रसर जो थी वो नहीं हुई, अपितु विविध दिशाओं में उसका विकास हुआ, यानी कि अलग अलग दिशा में कहानी का विकास हुआ, अलग अलग तरह की कहानी जो थी यहाँ पे लिखी जा रही थी। इसी समय में फिर यशपाल जैसे राइटर आए जो कि प्रगतिवादी कथाकार थे। एक तरह से इन्होंने कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचारधारा में लिखा। फिर आगे आ गए इलाचंद जोशी हो गए, जैनेन्द्र हो गए, ये मनोविश्लेषणवादी थे। यशपाल जो है थे ये एक तरह से आपको वामपंथी दिखेंगे और आपको मार्क्सवादी विचारधारा के दिखेंगे। उन्होंने वर्ग संघर्ष, जो कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष बताया गया उस पर बताते हैं, शोषण के खिलाफ लिखते हैं, सामाजिक और भौतिक जो रूढ़ियाँ थी उस पर लिखते हैं, और आक्रोश के बारे में लिखते हैं। इनकी कहानी में दिखता है। यशपाल की कहानी की अगर हम बात करें तो इसमें वो दुनिया, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, चक्कर क्लब, ये सब इनकी कुछ फेमस कहानियाँ हैं। इसी समय में कुछ और राइटर रहे जैसे रांगिंग राघव हो गए, नागार्जुन हो गए, अमृत राय हो गए। ठीक है, और ये सारे राइटर जो थे इसी समय में आए थे। अब इसके बाद ये काल भी खत्म हो जाता है, फिर शुरू होता है 1950 के बाद वाला। देखिए 1950 से लेकर आज तक जो कहानी आती है ना, इसको नई कहानी कहा जाता है। ठीक है, नई कहानी, क्योंकि इस समय में क्या था, बहुत ज़्यादा बदलाव आया, यानी विषय और शिल्प जो था दोनों ही दृष्टि से जो पहले की कहानियाँ होती थी उससे बिल्कुल डिफरेंट कहानियाँ लिखी जाने लगी थी। पुरानी कहानी में पूर्वाग्रह होता था, लेकिन नई कहानी में कोई पूर्वाग्रह देखने को नहीं मिलता। इस समय जीवन का जो यथार्थ रूप है, जीवन की जो असली सच्चाई है, वो कहानियों में लिखी मिली। नए विषय के साथ शिल्प में नयापन आपको देखने को मिलता है। इस समय में नए नए टॉपिक पर लिखी जा रही थी कहानी, जैसे कि देखिए ग्रामीण अंचल की कहानी, यानी कि गाँव के बारे में, गाँव की जो खेत खलिहान, गाँव की जो लाइफ है, गाँव के लोगों का जो सादापन है, जो ठीक है भोलापन है, उस पर कहानियाँ लिखी जा रही थी। फिर नगर बोध की कहानियाँ, कि जो नगर शहरों की जो लाइफ थी, नगरों में रहने वाले लोग, उनके रोजगार, उनकी जीवन शैली, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, और जो शहरों में जो चलन था, इस सब पे कहानियाँ लिखी जाने लगी। यथार्थ बोध की कहानी, जो जीवन की सच्चाई है, जो कटु सत्य है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बारे में लिखा जाने लगा था। फिर यौन समस्या का चित्रण, ठीक है, जो यौन समस्याएं होती हैं उसके बारे में कहानी लिखी जाने लगी थी। व्यंग प्रधान जो कहानियां होती थी वो लिखी जाने लगी थी। और इसके बाद ये जितने भी राइटर के नाम आप देख पा रहे हो, एक बार इन्हें ध्यान से आप वीडियो को पॉज करो, इनके नाम को पढ़ो। ये सारे के सारे जो राइटर है ये बाद के राइटर है, इनको नई कहानी की कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कहानी का जो है विकास होता है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन सीधा सीधा ये पूछा हुआ था कि बताइए हिंदी कहानी के विकास पर प्रकाश डालिए। अगर आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले कहानी का एक परिचय लिखोगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया। फिर आपको क्या लिखना है, कहानी की परिभाषा लिखनी है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। परिभाषा के बाद क्या करना है, कहानी के लक्षण लिखने हैं, जैसे मैंने आपको कहानी के लक्षण बताए। फिर आपको कहानी का विकास बताना है। ठीक है, फिर मैंने आपको 4 कैटेगरी में बांट के बताया, या आप सोल की बुक की तरह 3 कैटेगरी में बांट के देख सकते हो। ठीक है, तो वो कैटेगरी बांट के लिखना है, और उसके बाद फिर कहानी के बारे में, कुछ फेमस राइटर की कहानियों के बारे में, इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। वरना अगर आप पैराग्राफ में लिखोगे और सीधा सीधा लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और हो सकता है कई बार हिंदी तक में फेल हो जाते हैं बच्चे। आप यकीन नहीं करोगे, हिंदी में भी बच्चे फेल हो जाते हैं, बैक आ रही है उनकी, इसलिए होती है क्योंकि वो सही तरीके से लिखते नहीं है। ये पूरा सेट करके दिया मैंने आंसर आपको। ठीक है, और इसी के ऑप्शन में देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, कहानी वाला क्वेश्चन तो है। ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन आया हुआ था निबंध के ऊपर, कि निबंध के विकास क्रम को भी बताना है। तो इनमें से अगर आप कहानी भी पढ़ के जाते हो तो आप कहानी वाला क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि रिपीट ही क्वेश्चन आते हैं हर बार, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करते हैं, बाकी क्वेश्चन यही होते हैं। सेकंड आपका निबंध वाला, अगर निबंध के बारे में पढ़ के जाते हो तो भी आप आराम से कर दोगे। अब मैं आपको निबंध पढ़ाता हूँ। ठीक है, निबंध को भी उसी फॉर्मेट पे पढ़ना है जैसे हमने कहानी को पढ़ा है। तो देखिए निबंध क्या होता है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। निबंध जो है वो गद्य विधा का सर्वोत्तम विधा है, यानी कि सबसे बेहतरीन माना जाता है निबंध को भी। जैसे कहानी को माना जाता था ऐसे निबंध को भी सही माना जाता है।
कहानी और निबंध में क्या फ़र्क है? देखो, अगर हम एक फ़र्क देखें तो कहानी जो थी, जहाँ पे कहानी संक्षिप्त में होती थी, वहीं निबंध जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। निबंध हो सकता है 3000 शब्द से लेके, हो सकता है 4000 वर्ड में हो सकता है 5000 वर्ड में हो। निबंध जो है काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। गद्य को कवियों की कसौटी कहते हैं। जिस प्रकार से गद्य को कवियों की कसौटी कहते हैं, ऐसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है वो गद्य की कसौटी है। यानी गद्य में निबंध को कितना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है वो आपको यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल की बातों से पता लग रहा होगा। गद्यकार की लेखन प्रतिभा की वास्तविक परख जो होती है वो निबंध रचना में होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो लेखक होता है, जो लिखने वाला होता है, अगर उसका टैलेंट देखना हो, उसकी प्रतिभा को देखना हो, तो निबंध उसे दे दो लिखने को। निबंध से उसके विचार ही पता लगते हैं, ठीक है। यहीं से उसका जो रियल जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, वो पता लगता है। निबंध के अंतर्गत लेखक को किसी एक निर्धारित विषय पे, पर्टिकुलर कोई टॉपिक होता है जिस पे निबंध लिखा जाता है, बहुत ही सुनिश्चित तरीके से अपने विचार जो हैं वो प्रस्तुत करने होते हैं, ठीक है। विषय के प्रत्येक पक्ष को सूक्ष्म बिल्कुल विवेचन करना होता है और बहुत ध्यान से देखना होता है, बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरा डिटेल में लिख के उसका निष्कर्ष वगैरह देना होता है। और निबंध को लिखते वक्त ये भी ध्यान रखना होता है कि जो पाठक है, जिसके लिए निबंध लिखा जा रहा है, जो उसको पढ़ेगा, उसको बोधगम्य हो, वो उसको पढ़ के समझ सके, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग हो। क्योंकि निबंध जो होता है वो बड़ा होता है, ऐसे में क्या है, अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो जो पाठक है वो उसको थोड़ी देर पढ़ेगा और वहीं पर स्टॉप कर देगा, ठीक है, रोक देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं निबंध की परिभाषा। देखिए, निबंध जो होता है उसको अंग्रेजी साहित्य में अगर हम देखें तो इसको एस्से कहते हैं। आपके पेपर में आप जो इंग्लिश के पेपर में आप देखते हो एस्से आता होगा, तो ये निबंध ही होता है। हिंदी में उसको निबंध कहते हैं, तो अंग्रेजी में उसको एस्से कहते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ परिभाषा देखते हैं। देखिए, हर्षद रीड जो है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि निबंध जो होता है वो 3500 शब्दों से लेकर 5000 शब्दों तक होना चाहिए। इससे कम शब्दों में लिखा हुआ निबंध जो है वो रेखा चित्र है, और अधिक शब्दों में लिखा हुआ निबंध जो है एक प्रबंध बन जाता है। समझ रहे हो आप? कहने का मतलब है कि निबंध जो है वो 3500 से लेके 5000 के बीच ही होना चाहिए, इससे कम शब्दों में नहीं होना चाहिए। तो ये आपको बताया गया है। और इसके बाद ऑसबर्न जो है वो कहते हैं निबंध जो है किसी सामयिक विषय पर लिखी गई एक सामान्य रचना मानते हैं उसको। पृष्ठलय जो है वो निबंध मौलिक व्यक्तित्व की एक समुचित अभिव्यक्ति है, पृष्ठलय ऐसे कहते हैं इसको। तो ये कुछ परिभाषा है, इसमें से आप कम से कम 2 परिभाषा तो याद करके जाना, ठीक है। अब बात करेंगे निबंध का विकास। जिस तरीके से हमने कहानी का विकास देखा था, ऐसे निबंध का विकास देखेंगे। तो देखिए, निबंध का विकास जो है वो भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। भारतेंदु युग से, यानी कि द्विवेदी से भी पहले शुरू हो जाता है ये। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था, क्योंकि ये वही समय है जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन रहा है देश। इस समय हिंदी के अनेक पत्र और पत्रिकाएं जो है वो छपने लगी थी, जैसे कि हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई, उद्दंड मार्तंड हो गई, ब्राह्मण हो गई, प्रदीप हो गई, बनारस अखबार, ठीक है, सार सुधा निधि, ये कुछ महत्वपूर्ण पत्रिका होती थी। और इन समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में अलग अलग विषयों पे विचार जो थे वो व्यक्त किए जाते थे, और जो विचार व्यक्त किए जाते थे उन्हें ही निबंध का प्रारंभिक रूप माना जाता है, कि नहीं कहा जाता है कि यहीं से निबंध की शुरुआत हुई है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, निबंध जो है इन पत्र पत्रिकाओं से सीधे जुड़े हुए थे। लेखकों के समक्ष बहुत सारे विषय होते थे, वो समाज को लेकर होते थे, राजनीति को लेकर होते थे, धर्म को लेकर होते थे। किसी भी प्रकार का निबंध तो किसी भी चीज पे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे ये प्रकाश डालते थे। स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिंदी के प्रारंभिक निबंध जो है वो पत्रकारिता से सीधे सीधे जुड़े थे, बिल्कुल, क्योंकि ये जो थे ये पत्रिकाओं में आते थे और सीधा सीधा पत्रकारिता से जुड़े थे, जो शुरू के निबंध होते थे। अगर हमें हिंदी के निबंध के विकास को पढ़ना है तो उसको हम 4 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। पहला तो है भारतेंदु युग, जो कि 1873 से 1900 के आसपास आ जाता है, 1903 के आसपास। फिर आता है द्विवेदी युग, जो 1903 से 1920 है। फिर शुक्ल का युग आ जाता है 1920 से 40, ठीक है। फिर शुक्ल के बाद का इसी तरीके से। इसमें आपकी अगर सोल की बुक में देखेंगे तो वो प्रसाद युग भी कह देते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग प्रसाद युग भी आ जाता है, प्रगतिवादी युग भी आ जाता है। तो इसको आप किसी भी तरीके से बांट सकते हो, सब सही है, गलत कुछ भी नहीं होगा। चाहे आप सोल की बुक से करो तो भी सही है, या किसी दूसरे राइटर की बुक से करो तो भी सही है, ठीक है। सभी में सही है, सबने अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके से बांटा है, बातें सब में एक ही मिलेगी आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग में देखिए क्या है, भारतेंदु युग जो है वो हिंदी निबंध के विकास की यात्रा का सबसे पहला चरण माना जाता है। भारतेंदु जी जो थे वो निबंध, इनके जो निबंध होते थे वो हिंदी के प्राथमिक निबंध थे, यानी सबसे पहले निबंध इन्हीं के होते थे।
जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। भारतेंदु जी को जो निबंध होते थे उसकी जो विषय शैली होती थी, ठीक है, विषय उसके जो टॉपिक होते थे उसमें जो लिखने का जो स्टाइल होता था उसमें बहुत सारी विविधता होती थी। विविधता का मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, अलग अलग तरीके से उसको लिखा जाता था। इन्होंने क्या करा, इतिहास पे भी लिखा, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति, व्यंग, विनोद, खुशी के विषय, सब पे निबंध लिखा। तो आप देख रहे हो ना, वैरायटी बहुत ज़्यादा है। ये इतिहास पे भी लिख देते हैं, कभी ये समाज पे लिख देते हैं, कभी धर्म पे लिख देते हैं, तो कभी राजनीति पे लिख देते हैं, कभी यात्रा पे लिख देते हैं, तो कभी प्रकृति पे लिख जाते हैं, कभी व्यंग लिख देते हैं, तो कभी विनोद हास्य चीज़ों पे लिख देते हैं। तो यानी कि वैरायटी, विविधता जो है इनके लेखन में बहुत ज़्यादा थी। अपने सामाजिक निबंधों में इन्होंने समाज में जो कुरीति थी, ठीक है, जो प्रथाएं थी, जो गलत प्रथाएं थी, जैसे छुआछूत हो गई या फिर अन्य प्रथा थी, उस पर प्रहार करते थे। राजनीतिक निबंधों की बात करें तो अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग करते थे। भारतेंदु जी जो थे उनके निबंधों में आपको विषय के अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग मिलेगा। जैसा विषय है उसके अनुसार ही ये भाषा शैली का इस्तेमाल करते थे। इनके निबंधों में भाषा प्रौढ़ थी। प्रौढ़ का मतलब मैच्योर, यानी बेहतरीन भाषा थी। इनके युग में प्रमुख निबंधकार अगर हम बात करें भारतेंदु के अलावा और भी इनके युग में कई सारे रहे हैं निबंधकार, ठीक है, जैसे कि बालकृष्ण भट्ट हो गए, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन हो गए, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, ये सब इनके समय के ही निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के ही निबंधकार हैं। इन्होंने भी निबंधों को आगे तक पहुंचाया है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दूसरा युग, जो जो हम कहते हैं द्विवेदी युग। ये सब आधुनिक काल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्रिका थी जिसका ये संपादन करते थे, उसका नाम था सरस्वती पत्रिका। 1903 में इसको इन्होंने संभाला था। द्विवेदी जी जो थे, इन्होंने सरस्वती के माध्यम से भाषा संस्कार किया, यानी भाषा में जो त्रुटियां होती थी उसको सुधारा, व्याकरण में जो त्रुटियां होती थी शुद्धि उसको किया, ठीक है। और इन्होंने भाषा को बहुत चरम लेवल पे पहुंचाया, बहुत बेहतरीन लेवल पे पहुंचाया। जो कमियां थी वो सब दूर करी। आचार्य द्विवेदी जो थे वो बेकन को के जो निबंध थे उसको आदर्श मान के निबंध लिखा करते थे। इन्होंने हिंदी का इनके जो निबंधों का हिंदी अनुवाद जो है वो बेकन विचार रत्नावली के नाम से आपको मिलेगा। द्विवेदी जी ने कुछ प्रसिद्ध निबंध के भी लिखे हैं जिसके नाम ऐसे हैं जैसे कवि और कविता हो गया, कवि कर्तव्य हो गया, प्रतिभा हो गया, साहित्य की महत्ता हो गया, लोभ, मेघदूत, ठीक है। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण जो निबंध है। भारतेंदु युग की हास्य व्यंग शैली का अभाव है। अब देखिए, जो द्विवेदी जी ये निबंध होते थे ना उसमें आपको गंभीरता मिलेगी, सीरियस थे, वैचारिकता और गंभीरता मिलेगी। लेकिन भारतेंदु के समय में जो निबंध थे उसमें हास्य व्यंग शैली मिलती है, यानी उसमें आपको हंसी भी मिलेगी, विनोद भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी, व्यंग भी मिलेगा। लेकिन इनके में वो चीज़ नहीं मिलेगा। इनको बिल्कुल सीरियस इनके समय में निबंध लिखे जाते थे, बिल्कुल वैचारिक रूप से गंभीर। और इनके निबंधों की भाषा भी देखें तो वो शुद्ध थी, बिल्कुल सार्थक थी, परिमार्जित थी, व्याकरण की त्रुटियां उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। तो द्विवेदी युग में जो निबंध थे और ज़्यादा बढ़िया हो गए थे। द्विवेदी युग के और भी कई सारे ऐसे निबंधकार हैं जिन्होंने लिखे, जैसे माधव प्रसाद मिश्र हो गया, गोविंद नारायण मिश्र हो गया, बाबू श्याम सुंदर हो गया, ठीक है, पूरण सिंह हो गए, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, पदम सिंह शर्मा, शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु हो जाते हैं, जगन्नाथ, ठीक है, ये सब हो जाते हैं इनके टाइम पे। इसके बाद आपकी देखो सोल की बुक में एक अलग से कैटेगरी दे रखी है प्रसाद युग की। तो प्रसाद युग को भी देख लेते हैं। प्रसाद युग जो है हिंदी साहित्य का सबसे बेहतरीन यानी स्वर्ण काल माना जाता है। इसमें चाहे कविता हो या गद्य हो, दोनों का विकास जो है इस काल में अपने ऊंचे शिखर पे पहुंच गया था। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, सभी का विकास इनके काल में हुआ था। वर्णन और विवरण प्रधान निबंधों की रचना बहुत कम हुई। इनके समय में ज़्यादातर जो निबंध थे उसमें विचारात्मक और भावात्मकता जो थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इन दोनों प्रकार के सर्वश्रेष्ठ जो निबंध थे वो इसी युग में लिखे गए थे, ठीक है। इसमें इनके समय के अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, रघुवीर सिंह सिरमौर, गुलाब राय, वासुदेव, ये सब इनके समय में लिखा करते थे। इसके बाद आ जाता है शुक्ल युग। शुक्ल की बात करें 1920 से 40, ये तीसरा चरण है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि शुक्ल ने इस तृतीय चरण की इसको संज्ञा दी गई है, नाम दिया गया है। आचार्य शुक्ल जो थे चिंतामणि में नाम से जो इनका संग्रह था उसमें निबंध को संकलित किया करते थे, लिखा करते थे। और इस समय में निबंध जो था अपने चरमोत्कर्ष पे था। कहने का मतलब है सबसे बेहतरीन जो काल था निबंध के लिए वो ये था।
इस समय में निबंध कला का सभी गुण जो थे उसमें कहीं ना कहीं सभी गुण निबंधों में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, शुक्ल जी के जो निबंध थे उसमें भाव और विचार, हृदय एवं बुद्धि संतुलित समन्वय था। शुक्ल जी जिस समय लिखते थे तो इनके समय में निबंधों में कहीं ना कहीं भावनात्मक हो जाते थे, विचारों का सही संकलन मिलता था, हृदय और बुद्धि का सही समन्वय करके लिखा गया है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन निबंध थे। इसके बाद अगर हम बात करें आचार्य शुक्ल के समय में तो गुलाब राय, पुदम लाय, पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, और ये सब इनके समय के महत्वपूर्ण निबंधकार रहे हैं। बाबू गुलाब राय जो है ये बहुत ही फेमस निबंधकार हैं, बहुत ही फेमस निबंधकार है। इनका मेरे निबंध जो इनका संग्रह है, मेरी असफलताएं, फिर निराशा, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। इसके बाद बात करते हैं शुक्ल के बाद का काल जो 1940 के बाद से है। तो शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को जो नए आयाम दिए थे, उससे हिंदी निबंध का जो बाद का काल था उसमें और ज़्यादा विविधता आपको देखने को मिलेगी। इसमें क्या था, विषय क्षेत्र आपको बदला हुआ मिलेगा, वैचारिकता, भाषा शैली, सभी दृष्टि से देखें तो निबंध जो था नई दिशाओं में पहुंच रहा था। ठीक है, चाहे उसकी लैंग्वेज हो, उसका विषय क्षेत्र हो, उसके उसके टॉपिक हो, सब कुछ बदल रहे थे। और कहीं ना कहीं अब समीक्षात्मक निबंध लिखे का चलन आ रहा था। ठीक है, निबंधों की आलोचना और उस पर टीका टिप्पणी भी होने लगी थी। तो इसके बाद के जो निबंधकार है उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र प्रभाकर, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। अब आपकी सोल की बुक में जयशंकर प्रसाद के काल को अलग से दिखा रखा है, लेकिन अगर आप 4 कैटेगरी में बांटोगे तो जयशंकर प्रसाद को आप यहीं दिखा सकते हो, अलग से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो थे वो शुक्ल जी की परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया और ये बहुत फेमस निबंधकार थे। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न में इनके निबंध संकलित होते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है शुक्ल के बाद सबसे बेहतरीन निबंधकार इनको माना जाता है। इनके निबंध जैसे कल्पकता हो जाता है, अशोक के फूल हो जाता है, कुटज हो जाता है, विचार प्रवाह हो जाता है, ये सब जो इनके समय के बाद की रचनाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद एक और कैटेगरी आपके सोल में दे रखी है, वो है प्रगतिवादी निबंधकार। ठीक है, इसमें क्या था, यशपाल, यशपाल सबसे ज़्यादा फेमस है। कहीं ना कहीं ये वामपंथ और मार्क्सवाद वाली विचारधारा से प्रेरित थे। इन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से लिखा। इनके जो संग्रह हैं उसमें चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, गांधीवाद की शव परीक्षा, देखा, सोचा, समझा, बात में बात, राम राज्य की कथा, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने क्या करा, जो पुरानी परंपरा थी, समाज का जो ढांचा था, धर्म की जो चीज़ें थी, उन सब पे वार करा। ठीक है, इन्होंने जो रूढ़िवादिता थी उस पे वार करा, छुआछूत पे वार करा, जो समाज की कुरीतियाँ थी उस पे खुलकर लिखा। धर्म तक को मतलब नहीं छोड़ते थे, धर्म पे भी काफ़ी लिखते थे। तो इस तरीके से प्रगतिवादी है और इनकी जो रचनाएं थी वो काफ़ी फेमस हुई। एक टॉपिक है हमारा रेखा चित्र। रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, छोटे छोटे टॉपिक है, इसको भी कर लेते हैं। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, निबंध और कहानी से आते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, रेखा चित्र शब्द जो है अंग्रेजी में स्केच शब्द आपने सुना होगा, उसका ही हिंदी रूपांतरण है। जैसे अंग्रेजी में हम स्केच कहते हैं ना, उसका ही हिंदी कर दे तो ये रेखा चित्र हो जाता है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र बना दिया जाता है, ऐसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उसके समग्र रूप को पाठकों के सामने लाना, प्रस्तुत करना, क्या कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है। इसमें क्या होता है कि ये व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी होते हैं जिनसे लेखक किसी ना किसी रूप से प्रभावित रहा हो, जिनसे लेखक की घनिष्ठता या समीपता हो। कहने का मतलब है कि होता क्या है यहाँ पे कि लेखक जिसको अच्छे से जानता है, ठीक है, जिससे वो प्रभावित रहता है, उसके बारे में वो यहाँ पे लिखता है, उसके बारे में, ठीक है, उसकी जानकारी देता है। तो ये रेखा चित्र के जरिए रेखा चित्र के अगर हम आरंभिक युग की बात करें तो इसको एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जाता है। इसका श्रेय किसको जाता है, पद्म सिंह शर्मा। इन्होंने क्या करा था, पद्म पराग लिखा था। ठीक है, इसके बाद से इसको एक स्वतंत्र विधा माना जाता है और इनका जो भी इनके निबंध या जो रेखा चित्र का संकलन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन रेखा चित्रों में समकालीन महत्वपूर्ण लोगों का विषय बनाया गया। उस समय में जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, इनके समय में जिस समय लिखा करते थे, उनको विषय बना के ये लिखा जाता था। पद्म सिंह शर्मा से प्रभावित हो गए श्रीराम शर्मा, हरिशंकर शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी। इन्होंने भी क्या करा, रेखा चित्र लिखना शुरू किया। श्रीराम शर्मा के रेखा चित्र का प्रथम संग्रह जो है बोलती प्रतिमा 1937 में छपा था। इसकी विशेषता ये थी कि इसने समाज के निम्न वर्ग के पात्रों को सजीव चित्रण किया। अब समझिए,
जहाँ पे ये जो पद्म सिंह थे, ये उस समय के जो फेमस पर्सनैलिटी होते थे, जो अच्छे व्यक्तित्व होते थे, उसके बारे में लिखते थे। ऐसे ही श्री राम शर्मा ने क्या करा, जो उस समय के जो निम्न वर्ग थे, समाज में सबसे निचला वर्ग था, उसके बारे में इन्होंने लिखा। इनके जो रेखा चित्र है वो काफ़ी फेमस है, ठीक है। रेखा चित्र का उत्कर्ष युग बोलते हैं, यानी कि जिसमें ये सबसे ज़्यादा चला। तो राम वृक्ष वेनीपुरी, ये हिंदी के सबसे बेहतरीन रेखा चित्रकार माने जाते हैं। इनकी जो भाषा है वो सरल है, और इनकी कलाकारी जो है वो देखने को मिलती है, बिल्कुल बेहतरीन कलाकारी देखते हैं। माटी की मूर्तें संग्रह जो है इनकी सबसे ज़्यादा फेमस रही है, और इस संग्रह में इन्होंने समाज के जो उपेक्षित पात्र हैं, जिनको दर्जा नहीं मिल पाता, उपेक्षित रह जाते हैं, इग्नोर रह जाते हैं, उनको इन्होंने नायक का दर्जा दिया। जैसे कि रजिया नाम का रेखा चित्र जो है, इसके माध्यम से इन्होंने निम्न वर्ग की एक बालिका थी, उसको जीवंत कर दिया। इनके रेखा चित्र कैसे श्रेष्ठ हैं ये बताता हूँ। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं मैथिली शरण गुप्त। ये कहते हैं कि क्या होता है कि लोग माटी की मूर्तें बनाकर, यानी मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और उसको सोने के दाम पे बेचते हैं, लेकिन जो बेनीपुरी हैं ये सोने की मूर्ति बना देते हैं और मिट्टी के दाम पे बेच देते हैं। समझ रहे हो? यानी ये जो रचना करते हैं, जो ये लिखते हैं, वो बहुत कीमती है, यानी बहुत बेहतरीन लिखते हैं, लेकिन उसको काफ़ी कम कीमतों में बेचा जाता है, क्योंकि आपको पता है साहित्य जो होता है वो सदैव सस्ते में बिकता है। आप अखबार भी पढ़ते हो ना, न्यूज़पेपर, वो भी एक साहित्य की कैटेगरी में आता है। आप सोचो कितना सस्ता होता है। बुक्स वगैरह जो होती हैं वो कितनी, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। वही इन्होंने बताया कि इतना, मतलब इतना ज़्यादा बेहतरीन लिख देते हैं कि वो बिल्कुल सस्ते में उसको बेचते हैं। एक तरह से मतलब आपको समझाने के लिए एक मुहावरा, उदाहरण टाइप का है। बात करेंगे यहाँ पे हम संस्मरण की, ठीक है। संस्मरण भी हमारा एक टॉपिक है इसमें। संस्मरण देखिए क्या होता है, ज़्यादातर संस्मरण और रेखा चित्र को लोग एक जैसा मानते हैं, पर इसमें बहुत ही मामूली यानी बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। कुछ विद्वानों ने इन दोनों विधाओं को एक दूसरे का पूरक मान लिया है, कि अगर संस्मरण नहीं है तो रेखा चित्र उसको क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, ऐसा एक दूसरे का पूरक माना जाता है। लेकिन देखिए संस्मरण क्या होता है, संस्मरण में मेनली किसी व्यक्ति के बारे में, मान लीजिए कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कोई अच्छा व्यक्ति है, उसके गुणों के बारे में अपनी याद के अनुसार, ठीक है, जो उसके बारे में याद हो, उसके परिवेश के बारे में जो पता हो, उसके बारे में लिखना संस्मरण कहलाता है। और इसके अगर हम काल को डिवाइड करके देखें तो सबसे पहले जो इसका आरंभिक काल है, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, उसको देखेंगे। देखिए बाल मुकुंद गुप्त जो थे, इन्होंने क्या करा था, सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्करण माना जाता है। यानी इनके द्वारा जो हिंदी का प्रथम संस्करण लिखा गया था, किसके ऊपर लिखा गया था, प्रताप नारायण मिश्र पे। तो ये इनके बारे में जो जानते थे उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा है। बाद में इस काल की एकमात्र संस्मरण जो है पुस्तक, वो हरिऔध पर केंद्रित है। गुप्त जी ने क्या करा, हरिऔध के बारे में संस्मरण लिखा था, ठीक है। फिर हरिऔध को वर्ण विषय बनाकर 15 संस्मरणों की रचना की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद द्विवेदी युग। आरंभिक युग हमने समझा, इसके बाद द्विवेदी युग। देखिए द्विवेदी जी जो थे, ये क्या करते थे, ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। बात है 1903 की। और इनके कई सारे, मतलब द्विवेदी के साथ बहुत सारे मतलब लोग थे जो इस पत्रिका में लिखा करते थे, यानी इनके साथी, मान लीजिए इनके साथी थे। तो इन्होंने भी क्या करा, संस्मरण लिखा है इन्होंने, यानी द्विवेदी जी ने और इनके साथी लेखकों ने ये जो गद्य की जो नई विधा थी, जिसको संस्मरण कहता है, इसको लिखा था, इसके लिए प्रेरित भी किया था। इस समय क्या हुआ था, प्रमुख संस्मरण लेखकों में जो द्विवेदी जी थे, इनके अलावा राम कुमार खेमका हो गए, काशी प्रसाद जायसवाल हो गए, श्याम सुंदर दास जी हो गए, इन्होंने भी लिखे हैं। और श्याम सुंदर दास ने जो भगवान दीन थे, इन पे भी संस्मरण लिखा है। तो होता क्या था, मेनली एक राइटर किसी दूसरे फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर, चाहे वो राइटर हो, लेखक हो, कवि हो, जो भी हो, उसके ऊपर लिखता था, वो संस्मरण कहलाता था। इसके बाद आता है छायावाद दोत्तर युग, यानी छायावाद के बाद का काल। तो रेखा चित्र की तरह ही संस्मरण को भी गद्य विधा की विशिष्ट विधा के रूप में स्थापित करने की दिशा में जो सबसे महत्वपूर्ण काम करा है वो है पद्म सिंह ने। देखिए पद्म सिंह जो थे, इन्होंने रेखा चित्र को भी यही लेकर आए थे, और संस्मरण को भी फेमस, प्रसिद्ध करने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई है वो भी इन्होंने ही निभाई है। इनके संस्मरण जो है वो प्रबंध मंजरी और पद्म पराग में संकलित है। यानी पद्म पराग और प्रबंध मंजरी को अगर आप पढ़ते हो तो उनमें इनके द्वारा लिखे हुए संस्मरण मिलते हैं। महादेवी वर्मा की बात करें तो इन्होंने भी लिखा है अपने जीवन के बारे में, जीवन के अनमोल पलों के बारे में।
फिर निराला जी की बात करें तो निराला जी ने भी कई सारे संस्मरण लिखे हुए हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग राइटर्स होते हैं, उन्होंने संस्मरण लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 में देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद के समय में जो संस्मरण लिखे हुए हैं उसको समझते हैं। देखिए 1950 में, देखिए मेनली क्या था कि ऐसा लगा था कि 1947 में जब देश आज़ाद हो गया है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, यानी सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, और भी ज़्यादा समस्याएं आ गई। उसके ऊपर कई सारे संस्मरण लिखे हुए हैं, देखते हैं इसको। 1950 के आसपास का समय संस्मरण लेखन की दृष्टि से विशेष महत्व का समय था। इस समय में क्या था, ज़्यादातर जो लेखक थे वो संस्मरण की रचना कर रहे थे। बनारसी दास चतुर्वेदी की अगर हम बात करें तो इनका जो लेखन क्षेत्र था, इनको उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी। इनके संस्मरण जो होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे, इसीलिए क्या थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनकी जो शैली थी वो वर्णनात्मक थी, यानी वर्णन करके, एक्सप्लेन करके डिटेल में लिखते थे। इनकी भाषा जो थी वो बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल थी। कन्हैयालाल की बात करें तो इन्होंने भी अपनी कृतियों में भूले हुए चेहरे, दीप जले शंख बजे, इस नाम से संस्मरण लिख रखे हैं। उपेंद्रनाथ अश्क की बात करें तो मंटो मेरा दुश्मन इनका प्रकाशित हुआ था, ये भी एक तरह से संस्मरण था। फिर इसके बाद बात करेंगे समकालीन युग की। समकालीन लेखन में आत्मकथात्मक विधाओं की भरमार है। आज के समय में हम देखें तो संस्मरण जो है बहुत ज़्यादा लिखे जाते हैं, अपने अतीत को बयान करने के लिए भी लिखा जाता है। ठीक है, संस्मरण में देखिए होता क्या है, मेनली अपनी मेमोरी के बेस पे जो हमें चीज़ें याद है, जैसे मान लो कोई अपने बारे में भी लिख सकता है, जो उसके अपने जीवन के बारे में उसको जो जो चीज़ें याद हैं उसके बारे में भी संस्मरण लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से संस्मरण जो है समकालीन समय में भी लिखे जाते हैं। ठीक है, संस्मरण हो गया हमारा। अब अगला टॉपिक है हमारा एकांकी। एकांकी को समझते हैं। देखिए एकांकी क्या होता है, एकांकी भी एक तरह से नाटक ही है। जिस प्रकार से नाटक जो होता है वो लिखा जाता है, उसका मंचन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, रंगमंच पे। यानी रंगमंच मतलब एक स्टेज होती है जहाँ पे नाटक को करा जाता है, उसके कैरेक्टर अलग अलग करते हैं। जैसे आपने रामलीला देखी होगी, रामलीला क्या होती है, एक स्टेज पे होती है, उसमें करते हैं, जैसे कि राम जी हो गए, हनुमान जी हो गए, वो अपना अभिनय करते हैं राम जी का। ठीक है, तो इस तरीके से एकांकी जो है ये भी एक नाटक ही है, लेकिन ये नाटक का लघु रूप या छोटा रूप मान सकते हो आप इसे। क्यों, क्योंकि देखिए रामायण जो है उसमें कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे अंग होते हैं, लेकिन एकांकी जो होती है ना, ये एक अंग पे डिपेंडेंट होती है, यानी किसी एक अंग को ही इसमें रखा जाता है। तो ये शॉर्ट होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, लघु रूप आप इसे कह सकते हो। तो समझते हैं, एकांकी जो है वो साहित्य की ऐसी विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है, यानी इसमें एक्ट किया जाता है, एक्टिंग की जाती है। इसमें किसी घटना या विषय को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है, एक ही इसका अंक होता है, उसी में किसी घटना को प्रस्तुत किया जाता है। कुछ आलोचक जो है वो कहते हैं कि नाटक के लघु रूप को एकांकी कहते हैं, पर नाटक का लघु रूप एकांकी नहीं हो सकता, ये भी समझिए। क्योंकि नाटक जो है, नाटक अपने आप में, नाटक में कई सारे अंग होते हैं, अलग अलग उसमें अभिनय होता है, लेकिन एकांकी तो किसी एक अंग को ही करता है, तो उसको लघु रूप कह सकते हैं। लेकिन एकांकी और नाटक अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों, तो दोनों विधाएं जो हैं वो अपना स्वतंत्र शिल्प रखती है। अब यहाँ पे लोगों में जो विद्वान हैं उनके मन में दो तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि नाटक जो है, नाटक का जो लघु रूप होता है वो एकांकी होता है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं नाटक का लघु रूप एकांकी नहीं होता, बल्कि नाटक भी एक अलग स्वतंत्र विधा है और एकांकी भी अलग स्वतंत्र विधा है, दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। ठीक है, और एकांकी यानी कि वन एक्ट प्ले जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक ही अंग पे हमको प्ले करना होता है, यानी कि अपना रंगमंच में जाके उस नाटक का मंचन करना होता है। ठीक है, तो एकांकी जो है पश्चिम में अभिनीत किए जाने वाले उन नाटकों को कहा जाता था जिनमें एक अंक में ही कथा समाप्त हो जाती थी। यानी कि वेस्टर्न में अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो नाटक किए जाते थे, जो अभिनय किए जाते थे, जो एक ही अंक में समाप्त हो जाते थे, उसको एकांकी कहा जाता था, यानी वन एक्ट प्ले कहा जाता था। इसका प्रारंभिक रूप जो है वो लघु नाटकों जैसा ही था, छोटे नाटक जैसा लगता था, लेकिन बाद में शिल्पगत अंतर हुआ और एकांकी जो है अपने आप में एक स्वतंत्र विधा बन गई। अब इसको नाटक से जोड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि अभी अपने आप में एक स्वतंत्र विधा मानी जाती है। एकांकी ने नाटक से भिन्न अपना स्वतंत्र स्वरूप प्रतिष्ठित कर लिया है। एकांकी जो है वो बड़े नाटक की अपेक्षा छोटा अवश्य होता है, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन आपको समझनी है। देखिए, एकांकी जो है बड़े नाटक की अपेक्षा छोटा जरूर है, यानी एक नाटक होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है,
ठीक है, काफ़ी बड़ा होता है, उसमें कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे किरदार होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो एकांकी होता है वो उतना बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है। लेकिन उसको नाटक का छोटा रूप या संक्षिप्त रूप नहीं कह सकते, क्योंकि नाटक को छोटा करोगे तो भी उसमें पार्ट तो कई सारे रहेंगे ना, बस वो समराइज हो जाएगा। लेकिन एकांकी जो होता है वो क्या होता है, वो पहले से ही छोटा होता है, उसमें केवल एक ही अंक होता है, यानी एक ही एक्ट में वो उसको खत्म करना होता है। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम एकांकी को विकास क्रम को देखें तो उसको 4 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहला है भारतेंदु द्विवेदी युग, ठीक है। सेकंड आ जाता है प्रसाद युग, तीसरा है प्रसाद के बाद का युग यानी जिसको प्रसादोत्तर कहते हैं, फिर स्वतंत्रोत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद का युग। इस तरीके से बांट सकते हैं। तो बात करते हैं भारतेंदु और द्विवेदी युग की। तो हिंदी में जो सबसे पहली एकांकी थी वो भारतेंदु ने लिखी थी, और इस संबंध में कुछ विद्वानों में मतभेद भी है। फिर भी जो भारतेंदु के द्वारा जो प्रेम योगिनी लिखी गई है, यहाँ से माना जाता है कि हिंदी में एकांकी की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, और विभिन्न जो एकांकीकार थे, एकांकीकार मतलब जो एकांकी लिखा करते थे, वो समाज की कुरीतियों पे प्रहार करते थे। जैसे समाज में कुरीति क्या है, समाज की कुरीति जैसे छुआछूत हो जाती है, ठीक है, भेदभाव हो जाता है, जाति प्रथा, सती प्रथा या कोई भी ऐसी प्रथा है जो कि मतलब बेकार है, तो उसको कुरीति कहा जाता है। तो उस पे लिखा करते थे। भारतेंदु के द्वारा रचित भारत दुर्दशा प्रताप नारायण ने लिखी है, कली कौतुक रूपक, और श्री शरण ने लिखी है बाल विवाह, किशोरी लाल ने लिखी है चौपट चपेट, ठीक है। राधा स्वामी जो राधा चरण गोस्वामी जो हैं, इन्होंने लिखी है भारत में यवन लोक। तो इस तरीके से ये जितने भी आपके सामने है ना एकांकी, ये सब किस चीज़ पे है, ये सारी की सारी जो कुरीति हैं उसके ऊपर लिखी हुई है, जो समाज में फैली हुई कुरीति है। सेकंड आ जाता है हमारा प्रसाद युग, 1929 से लेके 1937 तक। देखिए, हिंदी एकांकी के विकास की दृष्टि से देखें तो ये सेकंड युग है, द्वितीय युग है। इसमें क्या है, इसको प्रसाद युग कहा जाता है। और आधुनिक एकांकी साहित्य की जो पहली मौलिक कृति के रूप में जो लिखी गई थी वो प्रसाद ने लिखी थी, एक घूंट। ठीक है, एक घूंट, ये मौलिक एकांकी मानी जाती है, बिल्कुल प्योर। और 1929 में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें क्या हुआ, यहीं से हम एकांकी के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन देखते हैं। इस समय क्या होने लगा था कि आधुनिक ढंग से जो हिंदी की जो एकांकी है इसका विकास होने लगा था प्रसाद युग में। नेक्स्ट है, इस युग में एकांकीकार जो थे इन्होंने पाश्चात्य अनुकरण यानी पश्चिमी का अनुकरण करना शुरू किया था, और जो पाश्चात्य तकनीक है, ठीक है, जो पश्चिमी तकनीक होती थी उसको अपनाया था। और इसमें देखिए हेनरिक हो गए, इब्सन हो गए, गल्सवर्दी हो गए, बर्नार्ड हो गए, इनसे कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और भारतेंदु युग में जो एकांकी लिखी जाती थी वो संस्कृत परिपाटी वाली होती थी, ठीक है, पुरानी। लेकिन बाद के लेखकों ने अंग्रेजों से सीख लेते हुए नए तरीके की जो एकांकी है वो लिखना शुरू करा। अब क्या था, अब जो पहले प्राचीन कथा वस्तु में कृत्रिमता होती थी, कृत्रिमता मतलब आर्टिफिशियल टाइप का। आर्टिफिशियल में क्या होता है, जैसे मतलब कुछ बनावटी सा लगता था, लेकिन अब उसको खत्म करके उसके स्थान पे सामाजिक पारिवारिक दैनिक समस्याओं को, यानी जो समाज में चल रही समस्या है, परिवार में जो चल रही समस्या है, उसको एकांकी का विषय बनाया। जब समाज की और परिवार की जो सच्ची कहानियों को जब एकांकी में रखा जाएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वास्तविक लगेगी, रियल लगेगी, यानी कि यथार्थ लगेगी, कहीं ना कहीं सच्चाई के निकट आने लगी थी ये रचनाएं। फिर इस युग में ज़्यादातर जो एकांकी लिखी जाती थी वो ये नज़रिया रख के लिखी जाती थी कि इसको रंगमंच पे एक्ट करना है, यानी इसकी एक्टिंग करनी है, अभिनय हो सके ऐसी लिखी जाती थी, जिससे लोगों का ज्ञानवर्धन हो। ठीक है, लोग संवादों को सजीव तरीके से देख सकें, और उसमें संक्षिप्तता हो, यानी शॉर्ट में हो जाए, मार्मिकता हो कि लोग उसको ध्यान से देख सके, समझ सके, अपने आप से रिलेट कर सके। इसके बाद आता है प्रसाद के बाद का युग। इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक है 1938 से 1940, एक है 1941 से 47। देखिए, पहला स्टेप है और ये दूसरा स्टेप है। तो प्रथम सोपान जो है, इस काल में क्या था कि इस समय हिंदी एकांकी में अपने समय की जो समस्या होती थी, जो परिस्थिति की होती थी, जो भी परिस्थिति हो गई, जो सिचुएशन हो गई, वो उसके बारे में तर्क वितर्क मिलता है। और कुछ विचित्र और क्रांतिकारी परिस्थितियों ने विषय और शैली और दृष्टिकोण जो है इसको नया मोड़ दे दिया था, क्योंकि इस समय में जो एकांकीकार थे ज़्यादातर वो पाश्चात्य नाट्य शैलियों और विकसित प्रवृत्तियों से प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि जो भी इस समय में एकांकी लिखते थे वो पश्चिम में लिखी जाने वाली एकांकी या नाटक से प्रभावित होते थे और फिर लिखते थे। तो इस समय में जो एकांकी का विषय था, यानी जिन चीज़ों पे बनाई जाती थी, लिखी जाती थी, वो बदल रहे थे। और शैली का मतलब होता है स्टाइल, लिखने का तरीका, तो लिखने का तरीका भी बदल रहा था।
और नज़रिया भी बदल रहा था। अब संस्कृतवादी जो परंपरा को छोड़कर ये पश्चिमी परंपरा को देखकर लिखने लगे थे। और इब्सन हो गए, विलियम हो गए, ठीक है, बर्नार्ड हो गए, इनसे बहुत ज़्यादा एकांकीकार जो थे वो प्रभावित थे। इनसे देखकर, इनसे सीखकर वो लिखा करते थे, ठीक है। इस युग में एकांकी को मात्र मनोरंजन की वस्तु ना बनाकर उसमें मानव जीवन की जो समस्याएं होती थी उसका भी चित्रण किया जाने लगा था, ठीक है। 1940 से 1947 तक का समय, अब दूसरा स्टेप आ जाता है, ठीक है। इस समय ये आपत्तियों का समय था। इस समय क्या था, युद्ध हुआ और बंगाल में अकाल पड़ गया, आज़ादी की लड़ाइयाँ चली, विदेशी शासकों से अत्याचार, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार, ये चीज़ें बहुत थी, ठीक है। इसकी वजह से समाज में इसका प्रभाव पड़ा। तो एकांकी जब लिखी जाती थी ना, तो वो भी अछूता नहीं रही, उनमें भी ये चीज़ें लिखी जाने लगी कि किस तरीके से अत्याचार हो रहा है अंग्रेजों का, उन सब पे एकांकी बनाई जाने लगी थी। इसके बाद है आज़ादी के बाद, यानी 47 के बाद, ठीक है, 1948 से लेके अब तक की। तो हिंदी एकांकी के विकास में जो चौथी अवस्था है वो आज़ादी के बाद से मानी जाती है। इसको स्वतंत्र योत्तर युग माना जाता है। इस अवस्था में क्या था, हिंदी एकांकी पर रेडियो का प्रभाव जो था वो पड़ने लगा था, क्योंकि अब क्या था, रेडियो आ चुका था। और रेडियो आने की वजह से एकांकी को लोग रेडियो में सुनने लगे थे। अब नाटक के रूप में उसको देखने की बजाय रेडियो में सुना जाता था। तो रेडियो नाटकों के रूप में नाटकों का नवीन रूप हमारे सामने आने लगा। रेडियो माध्यम होने के कारण जो श्रोतागण थे, जो ऑडियंस थी, वो अब इसमें रुचि लेने लगी थी। तो इसलिए रेडियो एकांकी की जो मांग थी वो बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि अब लोग जो थे वो कहीं एक जगह पे रेडियो चलाकर एकांकी को सुन लिया करते थे। तो इसकी डिमांड जो थी बढ़ गई थी। इसीलिए जो डॉक्टर दशरथ ओझा है वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। ये कहते हैं कि हिंदी के जितने नाटक आज रेडियो स्टेशन पे हो रहे हैं ना, अभिनीत हो रहे हैं, उतने सिनेमा के प्रयोगशालाओं में भी नहीं, यानी जितने सिनेमा में फिल्में नहीं चलती, उससे ज़्यादा तो रेडियो में आज के समय में एकांकी चल रही है। तो इन्होंने कहा कि नाट्य कला का जो भविष्य है अब रेडियो के रचयिताओं के हाथ में है। जो रेडियो पे एकांकी, रेडियो के पर्पस से एकांकी लिखेगा, अब उन्हीं के हाथ में इसका भविष्य है, क्योंकि रेडियो में ही सब कुछ होने लगा था। तो ये हो गया। अगला लास्ट टॉपिक है हमारा व्यंग। देखिए व्यंग जो है, व्यंग क्या होता है, एक तरह से कटाक्ष करना होता है, ठीक है। तो व्यंग का जन्म जो होता है वो अपने समय की जो खराब व्यवस्था थी, कुप्रथा थी, उसके कारण जो लोगों में असंतोष हो रहा था, एक गुस्सा हो रहा था, ठीक है, अंदर ही अंदर उनके मन में जो गुस्सा भर रहा था, उसके कारण व्यंग का जन्म होता है। विद्वानों में इस बात पर मतभेद लगातार बना रहा है कि व्यंग को एक अलग विधा माने या ना माने, ठीक है। व्यंग एक माध्यम है, एक तरीका है जिसके द्वारा व्यंगकार जो होता है वो जीवन की जो विसंगति है, जो खोखलापन है, जो पाखंड है, वो दुनिया के सामने उजागर करता है। और इसमें क्या होता है, हम सब परिचित हैं, क्योंकि इन स्थितियों को दूर करने, बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, ये जो समस्याएं हैं इसके बीच में ही जीते हैं। देखो कहने का मतलब है, हमारे समाज में बहुत सारी समस्या है, हम उस समस्या को दूर नहीं करते, बल्कि उन समस्याओं के बीच में ही हम जीना शुरू कर देते हैं और अपनी आदत बना लेते हैं, समझौता, ठीक है। व्यंग जो है उसके नाम से ही पता लगता है कि इस विधा में सामाजिक और विसंगतियों का चित्रण जो है वो सीधे सीधे ना होकर कहीं ना कहीं मतलब डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट हो जाता है। इसलिए व्यंग की जो मारक क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है, क्योंकि व्यंग में क्या होता है, डायरेक्ट तो नहीं बोला जाता है, इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल दिया जाता है। समझने वाला समझ जाता है कि भाई उस पर कटाक्ष किया जा रहा है, व्यंग किया जा रहा है, इसलिए इसकी मारक क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है इनडायरेक्ट होने की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंग की आरंभिक युग। तो देखिए कबीर जी जो है, कबीर जी व्यंग के प्रणेता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने ही शुरुआत करी थी। इन्होंने मध्यकाल की सामाजिक जो विसंगति थी, उस समय में जो समाज में जो कुप्रथा चली आ रही थी, चाहे वो जाति का भेदभाव हो, चाहे हिंदू मुसलमानों के बीच में धार्मिक आडंबर हो, चाहे वो गरीबी या अमीरी का भेद हो या रूढ़िवादिता हो, कबीर ने इस पे बहुत तगड़ा व्यंग किया है। कबीर के बाद भारतेंदु जी आते हैं, ठीक है, ये आधुनिक काल में आ जाते हैं, हम सीधा भक्ति काल से आधुनिक काल की तरफ आते हैं। तो भारतेंदु जी ने व्यंग शैली का इस्तेमाल करा, और जो अंग्रेजों का शासन था उस पर इन्होंने व्यंग करा। अंधेर नगरी इन्होंने लिखा हुआ है, उसमें व्यंग शैली का बहुत इस्तेमाल किया इन्होंने। फिर बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद, यानी 47 के बाद। तो समस्याओं पर व्यंग करने की प्रवृत्ति जो है प्रेमचंद में भी थी। इन्होंने अपनी कहानी और उपन्यासों में आम आदमी और कृषक वर्ग की जो डेली लाइफ की जो समस्याएं थी उस पर व्यंग करा। देखिए प्रसाद के समय की बात करें या प्रेमचंद के समय की बात करें, तो व्यंग जो था इस समय में भी लिखा जाता था। प्रेमचंद के बाद के जो रचनाकार जैसे निराला जी हो गए,
इन्होंने कुकुरमुत्ता लिखी है, इसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं व्यंग शैली का इस्तेमाल किया है। समाज में जो चुनौती है उस पर लिखा है। आज़ादी के बाद भारत में समाज, राजनीति, धर्म, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में असंगतियां जो बढ़ी हैं, सामाजिक नैतिक मूल्यों का पतन होने लगा है। आम आदमी के लिए शांतिपूर्ण जीवन जीने के अवसर जो है वो धीरे धीरे कम हुए हैं। ठीक है, सत्य, सदाचरण, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, ऐसे जो मूल्य हैं इसके स्थान पर बहुत सारी विसंगतियां आ गई है। नॉर्मली क्या लग रहा था कि जब देश आज़ाद होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देश आज़ाद भी हो गया, सब कुछ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ईमानदारी बची नहीं लोगों में, लोग कर्तव्यनिष्ठ नहीं थे, कहीं ना कहीं मतलब लोग भ्रष्टाचारी हो रहे थे। ठीक है, भेदभाव करने वाले हो रहे थे, तो ऐसी समस्या आ रही थी। तो इन समस्याओं को देखकर जो व्यंगकार हैं उन्होंने खूब व्यंग लिखे हैं। गुलाम भारत में होने वाले शोषण, अत्याचार आज़ादी के बाद कम होने की बजाय और बढ़ गए। व्यक्ति और समाज की जो आंतरिक जटिलता थी, जो समस्या थी, उसमें भी अंतर्विरोध बढ़ने लगा। लोग मतलब अच्छी स्थिति से की ओर जाने की बजाय बुरी स्थिति में जाने लगे थे। ठीक है, इसीलिए उस समय में स्वतंत्रता के बाद जो साहित्य लिखा गया उसमें व्यंग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि समाज में सामाजिक विषमता तेजी से बढ़ रही थी। इसके कारण हरिशंकर परसाई इस परंपरा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं। देखिए, हरिशंकर परसाई जो है ना, ये बहुत बड़े व्यंगकार हुए हैं। मैं आपको इनका एक लेख बताता हूँ, आप कभी यूट्यूब पे सर्च करना, या फिर आप कभी आपको टाइम मिले, अगर आप साहित्य में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भोला राम का जीव पढ़ना। भोला राम का जीव इन्होंने लिखा है, तब आपको पता लगेगा कि इनकी व्यंग शैली क्या है, कितने तगड़े व्यंग्यकार थे। इसके बाद शरद जोशी हो गए, इन्होंने भी परसाई जी की भाषाई तेवर के साथ व्यंग लिखना शुरू करा। ठीक है, और आने वाले समय में श्रीलाल शुक्ल हो जाते हैं, राग दरबारी लिखते हैं ये। इसके बाद रविंद्रनाथ त्यागी हो गए, इन्होंने लिखा। तो आगे कई सारे जो लेखक आए हैं उन्होंने व्यंग लिखा है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म हो जाती है, वीडियो लंबी बहुत हो गई है, लेकिन यूनिट 1 जो है आपकी कंप्लीट करा दिया मैंने। केवल 2 ही टॉपिक पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक कहानी हो गया और दूसरा निबंध हो गया। ठीक है, लेकिन आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाने, समझ के जाने। लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।